स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एक्सलेंट शिक्षा पर। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम एक्सलेंट शिक्षा वेबसाइट पर पहले से ही बहुत सारा कंटेंट आप लोगों को देते आ रहे हैं और आप लोगों ने बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर रीड भी किया होगा 9th 10th 11th और 12th। तो इसी में बच्चों की फरमाइश के कारण हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया है और उसका आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आया हूँ और वो है क्लास 12th की केमिस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे और सर्च करेंगे एक्सलेंट शिक्षा। और सर्च करने के बाद आपके पास है ना दो ऑप्शन आएंगे, एक हमारा यूट्यूब चैनल और एक हमारी वेबसाइट है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर आइए और वेबसाइट पर आकर के अपनी क्लास चूज़ कीजिए। और जैसे कि अभी हम 12th क्लास के बारे में पढ़ रहे हैं तो 12th क्लास की केमिस्ट्री पर जाइए और यहाँ पर आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स सिर्फ आप लोगों के लिए ही तैयार किए गए हैं और मैंने इतने अच्छे तैयारी की है इनकी कि आप लोग जब देखेंगे तो वहीं पर आपको वीडियो भी मिल जाएगी। जैसे अभी आप लोग पहले सारे चैप्टर पर जाओगे, यहाँ पर मैंने सब चैप्टर सेट किए हैं। जैसे कि विलयन, विद्युत रसायन, ये फर्स्ट पार्ट है आपका और एक दूसरा पार्ट आपका मैंने यहीं पर सब सेट कर दिया है। आपको सामने ही वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा सिलेबस इस साल के लिए, इस सत्र के लिए रखा गया है। थोड़ा आगे चलते हैं, अब चलते हैं यूट्यूब चैनल पर। यूट्यूब चैनल पर आप जैसे ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले हमें सपोर्ट करना है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट भी होगा और हमें भी बेनिफिट होगा। आप लोगों के लिए बेनिफिट क्या रहेगा, जो भी हम वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को इसको बुकमार्क कर लीजिए। इसको बुकमार्क करने से क्या होगा, जब भी हम कोई भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर ये मैंने एक पहला चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया और दूसरा चैप्टर आप लोगों के लिए अभी स्टार्ट किया है। ठीक है, उसका मैंने पहला पार्ट अपलोड भी कर दिया है। आज हम एक नेक्स्ट पार्ट उसका लेकर के आए हैं। ये पार्ट आपका बहुत लेंथी होने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल आसानी से आराम से बैठ करके पूरा पार्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे आपके 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पेपर में आता रहता है। ठीक है, तो चलते हैं आज के लिए। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले आप लोगों के लिए हेडिंग प्लान की है कि ये हेडिंग हम यहाँ पर समझेंगे और ये सब आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जितनी भी हेडिंग है हम इनको अच्छे से एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ और अब इसको एक एक को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में, ये पार्ट जो है हमारे पास विद्युत रसायन का दूसरा पार्ट है और इस पार्ट में हम क्या क्या जानेंगे तो एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास मानक इलेक्ट्रोड विभव, और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपका बोर्ड में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन में आता रहता है। ठीक है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी, जब भी आपका कोई भी न्यूमेरिकल होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में आप लोगों को चिन्ह परिपाटी की जरूरत पड़ेगी कि एनोड और कैथोड कौन सा होता है और किस में से आपको किसको माइनस करना है। क्योंकि जब भी इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे तो एक पार्ट से दूसरा पार्ट आपको घटाना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो वहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद अगली हेडिंग हमारे पास विद्युत सेल एवं इसके प्रकार। यहाँ पर आप लोग ये सेल देखेंगे कि कौन का विद्युत अपघटनी है, कौन सा आपका डेनियल सेल है, ये सब इसमें जानेंगे और सेल के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये भी हम इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगली हेडिंग पर, विद्युत अपघटनी सेल और इसमें होने वाली अभिक्रियाएं। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट 3 नंबर में भी पूछा गया, 2 नंबर में भी पूछा गया और कभी कभी इसकी अभिक्रिया रासायनिक समीकरण आपकी 1 नंबर में पूछी गई है। क्वेश्चन ऐसा करके पूछा गया है, विद्युत अपघटनी सेल की अभिक्रिया लिखिए, विद्युत अपघटनी सेल में होने वाली अभिक्रिया लिखिए, तो आपका 1 नंबर में बन गया। परिभाषित कीजिए या फिर उसकी परिभाषा पूछ ली और अभिक्रिया पूछ, 2 नंबर का बन गया। डायग्राम के साथ में आपको परिभाषित करने के लिए बोल दिया तो आपका 3 नंबर का ये क्वेश्चन बन गया। आगे चलते हैं, विद्युत रासायनिक सेल और डेनियल सेल एवं लवण सेतु। तो इसमें मेनली हमारे पास डेनियल सेल की बात चल रही है और लवण सेतु, ये भी आपका क्वेश्चन 3 नंबर में बहुत बार आया है। ठीक है, वैसे तो इस चैप्टर से नैनोथ समीकरण आती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं, सेल का विद्युत विभव और विद्युत वाहक बल और प्रदर्शित करना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको एक छोटा सा सेल दे देते हैं और उसके 2 पार्ट, एक ऑक्सीकरण एक अपचयन आपको दे देंगे, बोलेंगे कि इसके अंदर इसका विभव कितना होगा, तो आपको एक में से दूसरा पार्ट माइनस करना है, अभी उसको भी जानेंगे। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपका 3 नंबर में पूछा गया है। तो इस पोर्शन से मैं आपके लिए ये मान करके चल सकता हूँ कि आपके 3 नंबर पक्के हो जाने चाहिए। और अगर आपने ये 3 नंबर आपके पक्के हो गए तो समझो मेरी वीडियो बनाने का काम पूरा कंप्लीट हो गया, इस लेक्चर का काम आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। तो चलते हैं, सबसे पहले हेडिंग है हमारी मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव की चिन्ह परिपाटी।
मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां पर आप लोगों को मिल रहा है एक वर्ड मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या वर्ड देखने को मिल रहा है आपको? मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां पर ये जो आप लोगों को मिला है, ये आपको मिला है मानक। तो इसका मतलब ये मानक की बात कर रहा है। मानक का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कुछ ना कुछ हमारे पास लिमिटेशन होंगी जिस पर हम किसी इलेक्ट्रोड के विभव की बात कर रहे होंगे। तो सही, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवणीय 1 मोलर में, देखो यहां पर कंडीशन क्या कर दी, 1 मोलर द्रव्यमान, आपका क्या मान लिया उसने, 1 मोलर द्रव्यमान में, और उसने यहां पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी दे दिया, कितना तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस। क्या दिया उसने, 25 डिग्री सेल्सियस में जब आप लोग है ना किसी भी इलेक्ट्रोड को रेडी करेंगे 1 मोलर द्रव्यमान में 1 मोलर द्रव्यमान आयतन में और 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में, तो जितना भी उस इलेक्ट्रोड का विभव होगा उसको हम क्या बोलेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। तो परिभाषा बिल्कुल सिंपल बन जाएगी। जब किसी धातु की छड़ को, परिभाषा कैसे बनेगी, ये मान लो हमारे पास कोई एक विलयन है और ये हमारे पास कोई धातु है, कॉपर की मान लो या फिर सल्फेट मान लो, सॉरी क्या नाम इसका, जिंक मान लो। तो जब हम इसकी धातु को इसी धातु के लवणीय विलयन में, कितना विलयन लेना है आपको, 1 मोलर सांद्रता लेनी है, 1 मोलर सांद्रता वाले विलयन में इसको डुबोएंगे। अगर आपका तापमान 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है और इसका 1 मोलर सांद्रता द्रव्यमान है, ठीक है, और आपने ये मिश्रण तैयार कर लिया, तो जितना भी इस इलेक्ट्रोड के ऊपर विभव आएगा वो आपका होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। वो आपका क्या होगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग इसको आराम से एक बार में याद कर सकते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से वहां पर मेंशन भी किया है वेबसाइट में, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। यहां पर आप लोगों को एक और चीज दी है उसने, देखो एक और चीज क्या दी है, चिन्ह परिपाटी। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चिन्ह परिपाटी आपको पता होना चाहिए कि चिन्ह परिपाटी आप कैसे लेंगे। देखो इसके लिए आप लोग एक समीकरण देख लेते हैं, एक रिएक्शन देख लेते हैं। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए। मान लो मेरे पास कोई एक मेटल है, ठीक है, और वो सॉलिड स्टेट में था और मैंने क्या किया, उसको तोड़ दिया, और यहां पर तोड़ने के बाद यहां पर N पॉजिटिव उसके अंदर आयंस मिल गए मुझे, और किसके अंदर मिल गए, एक्वस यानी जलीय विलयन में, और उसके अंदर से मैंने N इलेक्ट्रॉन वापस निकाल लिए, ठीक है। यहां पर एक चीज आप लोग देखो, जितना आपका प्लस का माइनस का मतलब प्लस का मान होगा उतना ही आपको माइनस का लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने N पॉजिटिव लिए हैं और N आपने नेगेटिव लिए हैं तो टोटल मिलाकर के आपका 0 बनेगा और 0 यहां पर आपका हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, इसमें एक समीकरण बनाई है। इस समीकरण में आप लोगों को 2 चीज देखने को मिलेंगी। एक तो आपका पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है, एक तरफ आपकी माइनस की वैल्यू आपकी निकल रही है। अगर आपकी पॉजिटिव वैल्यू बढ़ेगी यानी N पॉजिटिव होगा, 0 से प्लस होगा, तो आपका ऑक्सीकरण होगा, जिसको हम इंग्लिश में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अगर माइनस होगा, कहीं भी आपका माइनस हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन। यानी N पॉजिटिव से वो 0 पर चला जाए तो आपका रिडक्शन होगा। ये आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण। ये आपका क्या होगा, अपचयन। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं अपचयन। तो यहां पर आपको 2 चीजें मिल जाएंगी। क्या मिल जाएंगे आपको 2 चीजें मिल जाएंगी। एक तो आपको ऑक्सीकरण और एक आपको क्या मिल गया, यहां पर अपचयन। तो इसी के आधार पर हम चिन्ह परिपाटी का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। तो आपको कैसे ध्यान रखना है, जहां पर आपका ऑक्सीकरण होगा, मैं इंग्लिश में यहां पर बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन होगा, तो वहां पर आपका हमेशा एनोड बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा एनोड बनेगा। और जहां पर आपका अपचयन होगा, अपचयन मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब माइनस जाएगी यानी कम होगी वैल्यू, तो वहां पर हमेशा आपका क्या बनेगा, कैथोड बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा कैथोड। और ये आपका यहां पर बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, ये है ना, आप लोग ध्यान रखना, कभी भी इनकी वैल्यू एक जगह बदल जाती है, और वो तब बदलती है जब हमारे पास सेल के अंदर अभिक्रिया उल्टी होती है, मतलब वो चार्जिंग वाली कंडीशन में आता है। जब हम सेल के अंदर क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, बाहर से ऊर्जा देते हैं, जैसे विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में ये आपका क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, एनोड हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन आपकी उल्टी होने का काम करना शुरू कर देती है। उसको भी पढ़ेंगे, आगे आएगा, सेल के प्रकार में आएगा, आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो मैं ये बोल देता हूं आपको कि ऑक्सीकरण हो रहा है तो आपका एनोड होगा, और अपचयन हो रहा है तो आपका क्या होगा, कैथोड होगा। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अगली हेडिंग है हमारे पास विद्युत सेल एवं इसके प्रकार। विद्युत सेल एवं इसके प्रकार।
देखो अभी यहां पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सेल क्या होता है। सेल क्या होता है, देखो पहले हमारे पास क्या है, जनरेटर आया। जनरेटर मतलब हम उसको क्या करते थे, मतलब विद्युत जनित्र बोलते हैं ना जिसको, उसको क्या करते थे हम, विद्युत ऊर्जा लेते थे उससे, और उसको है ना कोई भी हम मोशन वाली मतलब गति ऊर्जा देते थे, बाहर से ऊर्जा देते थे, और उससे हम क्या लेते थे, विद्युत ऊर्जा लेते थे। लेकिन लोगों के दिमाग में क्या आया कि इस ऊर्जा को कहीं ना कहीं संचित कर लेना चाहिए, इस ऊर्जा को कहीं ना कहीं स्टोर कर लेना चाहिए ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें। आप लोगों ने 3 इडियट में देखा होगा कि वो क्या बनाता है, वो बनाता है आपका इन्वर्टर बनाता है। क्या बनाता है, इन्वर्टर। तो वहां पर भी आपका यही कॉन्सेप्ट लग रहा है, जिसके लिए एक बैटरी की जरूरत होती है। और बैटरी आपकी 2 तरीके की हो सकती है, या तो आपकी ऊर्जा बाहर से लेकर के स्टोर कर ले, और या फिर जो आपने स्टोर किया है उसको बाहर निकाल दे। देखो यहां पर भी आपके कॉन्सेप्ट यहां पर बिल्कुल सिंपल है। एक तो आपका जो मार्केट में मिलने वाला सेल है, जो आपका कभी भी यूज होने के बाद फेंकना पड़ सकता है, और एक आपकी खुद की घर की बैटरी, जिसे इन्वर्टर बैटरी में लगी रहती है, जिसको आप बार बार क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि 2 टाइप हो सकते हैं। तो इन दोनों टाइप के आधार पर हमारे पास है ना ये सेल यहां पर परिभाषित किए गए हैं। तो यहां पर हम कौन कौन से सेल देखेंगे उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो यहां पर नंबर 1 तो हम बात करेंगे विद्युत अपघटनी सेल की। किसकी बात करेंगे, विद्युत अपघटनी सेल की। यह आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी बात करेंगे डैनियल सेल की। किसकी बात करेंगे, डैनियल सेल की। और डैनियल सेल भी आपका किसके अंदर आता है, विद्युत रासायनिक सेल के अंदर आता है, विद्युत रासायनिक सेल के, ठीक है, रासायनिक सेल, ठीक है। तो हम इन 3-4 टॉपिक के ऊपर यहां पर डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पेपर में पूछे गए हैं। विद्युत अपघटनी सेल की अभिक्रिया बहुत बार पेपर में पूछ ली गई है, डैनियल सेल के बारे में बहुत बार पेपर में पूछा गया, और रासायनिक सेल के बारे में भी बहुत बार पेपर में आया है। और रासायनिक सेल को तो कभी कभी रेडॉक्स सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। कभी कभी आपको मिल जाएगा REDOX। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यहां पर मैं बता देता हूं। री का मतलब होता है रिडक्शन, और OX का मतलब होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। क्या होता है, अपचयन। और इसका मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं एक बार आगे, क्या क्या हम देखेंगे यहां पर। तो अगली जो हमारे पास यहां पर हेडिंग है वो है हमारे पास विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल, क्लियर। तो पहले मैं बताता हूं आपको विद्युत अपघटनी क्या होता है। देखो जब हमारे पास किसी सेल के अंदर बाहर से ऊर्जा दी जाती है, कहां से, बाहर से ऊर्जा दी जाती है। बाहर से कौन सी ऊर्जा दी जा रही है, विद्युत ऊर्जा दी जा रही है, और वो उसको स्टोर कर रहा है। मतलब उसको क्या कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। वो किस में परिवर्तित कर रहा है, उसको रासायनिक ऊर्जा में, और उसको क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं एक ऐसी रासायनिक युक्ति जो बाह्य विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है, उसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना आपकी, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं और किस किस टाइप का ये हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसको भी देख लेते हैं एक बार। मैं क्या कर लेता हूं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं हेडिंग को, और इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर आते हैं, देखो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहां पर मैंने आपको बताया कि विद्युत बाहर से दी जाएगी, और रासायनिक ऊर्जा में वो क्या करेगा, उसको स्टोर करेगा, या फिर रासायनिक ऊर्जा में उसको क्या करेगा, परिवर्तित करेगा। तो यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, एक छोटा सा डायग्राम ले लेता हूं। मान लो मेरे पास कोई बीकर है, ठीक है, और इसके अंदर 2 रोड हैं। क्या है, 2 रोड। मैंने एक रोड आपकी यह ले ली, और एक रोड मैंने आपके लिए यह ले ली। यहां पर यह है आपके लिए मैंने यूज कर ली, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और मैंने क्या किया कि ये आपका प्लस का हो गया, और ये मैंने माइनस का ले लिया, और यहां पर मैंने क्या किया, बैटरी लगा ली, ठीक है। मैंने क्या किया, यहां पर बैटरी लगा ली, और ये आपका प्लस का हो गया, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, और ये मैंने इधर माइनस का इसके साथ में अटैच कर लिया है, ठीक है। एक चीज याद रखना कि अगर प्लस की तार है तो वो बड़ी होगी, और माइनस की तार है तो वो आपकी क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। मैंने ऐसे ही यहाँ पर ये क्या किया, प्लस का हो गया, और ये आपका क्या हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है। और मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक विलयन भर दिया है।
क्योंकि देखो अगर आपका कोई भी इलेक्ट्रोड बनेगा तो उसके अंदर उसका लवणीय विलयन जरूर होगा। तो मैंने क्या किया, लवणीय विलयन यहां पर इसका डाल दिया है। अब देखो ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने भी आपको बताया कि एक आपका रिडक्शन होता है, एक अपचयन होता है। जो आपका ऑक्सीकरण होता है उसमें आपका एनोड होता है। क्या होता है, एनोड। जबकि जिसमें रिडक्शन होता है उसमें आपका क्या होता है, कैथोड होता है। क्या होता है, कैथोड। लेकिन विद्युत अपघटनी सेल में ऐसा नहीं होता है, इसमें उल्टा होता है। इसमें आपका क्या होता है, देखो कैथोड आपका क्या होता है भाई, माइनस का होता है, और एनोड हमेशा क्या होता है, यहाँ पर प्लस का होता है। यहाँ पर इस सेल में तो मैं यहाँ पर जहाँ पे प्लस का होगा वहां पर आपका लिखूंगा एनोड, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कैथोड। ये आपको ध्यान रखना है। जब भी सेल चार्ज होगा तो रिएक्शन उल्टी होगी, और रिएक्शन उल्टी होगी तो आपके ये दोनों बदल जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो ये तो आपके दिमाग में सेटल हो गया होगा। तो एक छोटी सी यहाँ पर आप बात याद रख सकते हैं, इस सेल में जिस इलेक्ट्रोड की ओर से विद्युत धारा का प्रवेश होता है, क्या होता है, प्रवेश होता है, मतलब प्रवाह होता है, या फिर इसकी तरफ बहेगी, जिससे क्या बोल रहे हो, विद्युत धारा का प्रवेश होता है। क्योंकि बाहर से आ रही है ना विद्युत धारा आती है प्लस से माइनस की तरफ, इधर जाएगी ना विद्युत धारा, उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। और जिससे दूर की तरफ जाएगी उसको क्या बोलेंगे, हम कैथोड बोलेंगे। आपने बैटरी के अंदर पढ़ा होगा कि प्लस से माइनस की तरफ क्या हो जाती है, धारा जाती है। अगर हम प्लस से माइनस की तरफ यहां पर लेकर के जाएंगे तो वो आपका क्या होगा, एनोड होगा, और उल्टा करेंगे तो उधर क्या आ जाएगा, आपका कैथोड हो जाएगा। ये सिंपल आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। सामान्य में जो रिएक्शन होगी उसका उल्टा होगा यहाँ पर, इसलिए क्या होता है, उल्टा होता है यहाँ पर। अब जरा सा रिएक्शन को देख लेते हैं, रिएक्शन इसके यहाँ कैसी हो सकती है। ठीक है, देखो मान लो आप, हमने क्या किया, ZnCl2 का एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाया, ZnCl2 का, और ये हमने क्या बनाया, घोल बनाया, एक्वा सॉल्यूशन बोलते हैं जलीय विलयन को। ठीक है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो मिलेगा आपको जिंक पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, एक आपको मिलेगा क्लोरीन नेगेटिव 2Cl माइनस। क्यों लिया मैंने 2, यहां पर आपको पता होता है बैलेंस के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को डबल करेंगे तभी तो आपके ये दोनों माइनस होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन इसके अंदर होती है। अब मैं बात करता हूं भाई अपचयन कहां होगा और आपका ऑक्सीकरण कहां होगा, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार। जो हमारे पास रिएक्शन होगी एनोड पर, कहां पर, एनोड पर, वो रिएक्शन क्या होगी, वो होगी हमारे पास कि दो क्लोरीन के आयन, ठीक है, और मिल करके वो आपका Cl2 बनाएंगे, और प्लस दो आपके पॉजिट्रॉन या फिर ये बोल दो इलेक्ट्रॉन आपके क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। और एनोड पर हमेशा यहां पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, अब इसका उल्टा वहां पर हो रहा है, कहां पर, जिंक पे हो रहा है। इसका उल्टा क्या हो रहा है, जिंक पे हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये आपकी रिएक्शन आ जाएगी कैथोड पर। कैथोड पर क्या हो जाएगी, जिंक आपका 2 पॉजिटिव होगा। ठीक है, और ये आपका दो इलेक्ट्रॉन ये वाला लेकर के, सॉरी ये अभी ले लेगा क्योंकि ऐड करने आया ना हम इसके अंदर, ये क्या करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ले करके, और फिर क्या हो जाएगा, जिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जिंक बन जाएगा। और यहां पर आपका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। देखो वैसे भी आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि ऑक्सीकरण में वैल्यू बढ़ती है और अपचयन में हमेशा क्या होती है, घटती है। देखो इसको आप कैसे चेक करेंगे, यहां पर माइनस था और यहां पर माइनस से क्या हो गया, जीरो, क्योंकि माइनस की वैल्यू जो होती है वो हमेशा जीरो से क्या होती है, छोटी होती है, और प्लस की हमेशा बड़ी रहती है। देखो यहां पर समझ में आ गई इतनी बात। अब यहां पर देखो 2 प्लस का था तो इधर क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यहां पर भी आपके दिमाग में होना चाहिए प्लस से माइनस हुआ है, तो इसका मतलब यहां पर आपका क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो आपको जब भी अपघटनी सेल के बारे में पूछा जाएगा तो ये रिएक्शन आप जरूर दीजिएगा, और ये रिएक्शन आपके पेपर में नंबर बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। केमिस्ट्री में जब भी आपका क्वेश्चन हो उसमें रिएक्शन अगर है तो आप लोग याद कीजिए और उसको लिखने का प्रयास कीजिए। एग्जामिनर भी क्या करता है, जल्दी से रिएक्शन देख लेता है दिया है कि नहीं। अगर दिया है तो बंदे को ज़्यादा नंबर देगा, अगर नहीं दिया है तो नहीं देगा, कम देगा, बहुत कम नंबर देता है। आगे चलते हैं अगली हेडिंग पर। अगली हेडिंग हमारे पास विद्युत रासायनिक सेल और डैनियल सेल एवं लवण सेतु। ये भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पेपर में पूछा भी गया है। इसके लिए थोड़ी सा मैं क्या कर लेता हूँ, स्पेस थोड़ी सी ज़्यादा ले लेता हूँ और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल भी वीडियो में बोर मत हो, और आप लोग अगर मन लगाएंगे तो आप लोगों के लिए ये चैनल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चलते हैं, तो यहां पर बोल रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल। सबसे पहले तो दिमाग में यही आ जाना चाहिए कि रासायनिक सेल कौन से होते हैं। देखो रासायनिक सेल, अभी आपने अपघटनी सेल पढ़ा है, रासायनिक सेल के बारे में एक बार देख लेते हैं।
अपघटनी सेल में क्या हो रहा था, अभी मैं एक बार फिर से बताता हूं आपको। अपघटनी सेल में क्या हो रहा था, जो आपकी विद्युत ऊर्जा थी वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर के स्टोर हो रही थी, ठीक है। अब बात करते हैं रासायनिक सेल की, तो रासायनिक सेल में इसका उल्टा होना है। रासायनिक सेल में अब क्या होगा, अब जो आपकी रासायनिक ऊर्जा होगी, आपका क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा होगी, आर लिख लेता हूं शॉर्ट में, वो विद्युत ऊर्जा में आपकी क्या होगी, परिवर्तित होगी। फिर उसको आप यूज कर पाओगे। जैसे बैटरी में आप लोगों ने पहले क्या कर लिया, ऊर्जा को स्टोर कर लिया है, अब आप उस ऊर्जा को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल करके यूज करना चाह रहे हैं, तो आपको रासायनिक सेल की जरूरत पड़ेगी। क्लियर, इतनी बात आपके दिमाग में सेट हो गई है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि रासायनिक सेल आपके कितने प्रकार के हो सकते हैं। रासायनिक सेल आपके दो प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल रासायनिक सेल होगा, दूसरा आपका होता है असांद्रता सेल। असांद्रता सेल ये आपका हायर लेवल मतलब बड़ी क्लास का क्वेश्चन है, इसको आप यहीं पर कट मार देंगे, छोड़ देंगे। जब आप बीएससी एमएससी में आएंगे तब आप इसको लेकर के चलेंगे। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम बात करेंगे रासायनिक सेल की, और रासायनिक सेल के अंदर भी हम सबसे इंपॉर्टेंट सेल के बारे में बात करेंगे, वो है आपका डैनियल सेल। क्या है, डैनियल सेल, ठीक है। बहुत सारी बुक में ये बताएगा कि डैनियल सेल सिलेबस से कट गया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लोग इसको जरूर याद करें, और ये आप लोगों को हायर क्लास में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो डैनियल सेल के बारे में देखते हैं अभी ये क्या है, क्या कैसे काम करता है। तो देखो, डैनियल सेल के अंदर दो पार्ट होते हैं। वैसे भी कोई भी सेल होगा उसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक में ऑक्सीकरण हो रहा होगा, एक में आपका अपचयन हो रहा होगा। तो मैं क्या कर लेता हूं, इसके दो पार्ट ले लेता हूं। एक पात्र आपका ये हो गया, और एक पात्र में थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, ताकि आपको लवण सेतु भी पता लग जाए कि लवण सेतु होता क्या है, ठीक है। मैंने दो पात्र ले लिए। अब दोनों पात्र के बारे में थोड़ा सा देखो, यहां पर आप लोगों को मैं बता दूं, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा। पहले हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर भी विलयन भर दिया, ठीक है, और इसके अंदर भी मैंने क्या कर दिया, विलयन भर दिया है, ठीक है। आप लोग ऐसे मानकर चलो कि एक के अंदर आपने कॉपर सल्फेट भर दिया है, और एक के अंदर आपने क्या भर दिया, जिंक सल्फेट। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, उससे ये आपस में कोरिलेट हो जाएगा, ठीक है। तो डैनियल सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं क्या कर लेता हूं, आपको क्या कर लेते हैं, एक को जिंक के साथ में ले लेते हैं, एक को कॉपर के साथ में ले लेते हैं। तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर मैं क्या कर लेता हूं, जिंक ले लेता हूं। जिंक, जिंक की छड़ मैंने ये इसके अंदर डाल दी। थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसका रंग चेंज कर लेते हैं। मैं इसको कर देता हूं खत्म, और ये रेड कलर की मैं इसके अंदर डाल देता हूं। बाकी इसका रेड कलर होता नहीं है, कभी जिंक का रेड कलर मान ले, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर डाल दी। अरे डल क्यों नहीं रही है, डल गई, ठीक है। अब थोड़ा इधर चलते हैं। इधर मैं क्या कर देता हूँ, कॉपर के डाल देता हूँ। कॉपर की ये हो गई, ठीक है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ कॉपर की, कॉपर की, ठीक है। ये मैंने कॉपर की डाल दी। अब देखो, ये किसकी हो गई, जिंक की हो गई। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इससे निकाल करके इसको आपस में जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अभी एक स्विच ले लेंगे। मैं क्या कर लेता हूँ, एक स्विच ये ले लिया हूँ, और मैंने इसको आपस में जोड़ दिया है। जब मैं स्विच ऑन करूंगा तब हमारा सेल क्या करेगा, ऊर्जा देनी शुरू कर देगा, नहीं तो ये ऊर्जा नहीं देगा। अब यहां पर मैं एक चीज और जोड़नी पड़ेगी, क्योंकि देखो ये तो आपकी एक तार हो गई, तो दूसरी तार आपके लिए मैंने क्या करना पड़ेगी, आपस में विलयन ऐड करने पड़ेंगे। विलयन, विलयन ये आपकी जुड़ेगी लवण सेतु के द्वारा। देखो, जब किन्हीं दो जलीय विलयन या लवणीय विलयन को आपस में जोड़ रहे हैं, तो वहां पर आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, लवण सेतु की। किसकी जरूरत पड़ेगी, लवण सेतु की, ठीक है। और ये क्यों जोड़ना पड़ रहा है हमें, जब इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जाएगा तो उसको पूरा पाथ भी तो करना है ना, वो इलेक्ट्रॉन वापस यहां से आ जाएगा, पूरा कंप्लीट करके जाएगा, ठीक है। अब देखो, एक में हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो मैं यहां पर आपको बता दूं, इसमें आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और दूसरे में आपका क्या होगा, अपचयन होगा। दूसरे में क्या होगा, आपका अपचयन होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस तरफ होगा, प्रवाह मतलब इलेक्ट्रॉन किससे किसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन सिंपल सी बात है, आपका प्लस से माइनस की तरफ जाएगा। तो प्लस आपको किस साइड में मिलेगा, देखो ऑक्सीकरण है तो ऑक्सीकरण कहां होगा, वो होगा एनोड पर। वो कहां होगा, आपका एनोड पर। और अपचयन आपका कहां पर होगा, कैथोड पर। कहां होगा, कैथोड पर। और कैथोड मतलब कैटायन, ये आपका क्या होगा, प्लस का होगा। और एनोड मतलब आयनायन हमारे पास ये कैसा होगा, माइनस का होगा। तो प्लस माइनस भी आपको पता लग गया। तो इलेक्ट्रॉन किससे किसकी तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो इधर से इधर जाएगा। और अगर हम बात करें विद्युत यानी धारा के प्रवाह की, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है, तो धारा आपकी किधर से किधर जाएगी, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी। तो ये तो पूरा डायग्राम था इसका, और डायग्राम आपके दिमाग में सेट भी होना चाहिए। अब बात करते हैं एक बार
अभिक्रिया की, अभिक्रिया इसके अंदर कैसे होगी वो भी मैं एक बार बताता हूँ। अभिक्रिया हमारे पास कैसे होगी, एक तरफ आपका ऑक्सीकरण हो रहा है, एक तरफ आपका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो अभिक्रिया देख लो, तो जहां पर आपका ऑक्सीकरण होगा उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, जिंक होगा, वो आपका किस में बदल रहा होगा, जिंक 2 पॉजिटिव और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। देखो इधर ये कितना था 0, इधर कितना गया +2 हो गया, तो +2 मतलब इसका मतलब ये ऑक्सीकरण हुआ है। और कॉपर में क्या हो रहा होगा, कॉपर में आपका माइनस हो रहा होगा, तो सिंपल सी बात है आपका Cu2 पॉजिटिव हो रहा होगा, और वो आपका 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद वो आपका रिजल्ट में किस में चेंज हो रहा होगा, कॉपर में चेंज हो रहा होगा। देखो यहाँ पर कितना था 2 था और माइनस होकर के 0 हो गया, तो आपका क्या हो गया, अपचयन हो गया। ये चीज आपको दिमाग में सेट कर लेनी है। अगर आपके दिमाग में डायग्राम और ये दोनों चीजें सेट हो गई तो समझो आपका क्लियर हो गया है। अभी इसमें मैं बताता हूं, लवण सेतु की परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। लवण सेतु की परिभाषा 2 बार मतलब बहुत बार पूछी गई। तो लवण सेतु हमारे पास क्या होता है, ये आपका लवणीय विलयन को आपस में जोड़ने के लिए एक सेतु बनाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लवण सेतु बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को भी कंप्लीट करता है। मान लो इलेक्ट्रॉन आपका इधर से चल करके इधर आया है और इधर से फिर वापस भी तो उसको यहां से होकर के जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा कि नहीं, फिर इधर से जाएगा, तभी तो ये पूरा फ्लो बनेगा। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभिक्रिया मैंने आपको दोनों बता दी कि जिंक 2 पॉजिटिव आपका किस में जाएगा, जिंक आपका 2 पॉजिटिव में जाएगा, कॉपर आपका 2 पॉजिटिव से 0 में जाएगा, और एक तरफ आपका ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीडेशन, और एक तरफ आपका क्या होगा, रिडक्शन मतलब अपचयन होगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से दिमाग में सेटल कर लेना है। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट्स में अपना क्वेश्चन जरूर पूछें। अगर आपको नोट्स में या कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप वेबसाइट में भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। हमारे पास विद्युत सेल का विभव और उसके बाद हमारे पास वाहक बल और हमारे पास सेल को प्रदर्शित करना, सेल को प्रदर्शित करना, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट क्यों अच्छा है, क्योंकि ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आपका यूज होता है। यहां पर आप लोग देखो 2-3 कॉन्सेप्ट आपके यहां पर यूज हो रहे हैं। एक है विद्युत वाहक बल, एक है विद्युत विभव, और एक है हमारे पास प्रदर्शित करना। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं विद्युत विभव की। इसके ऊपर आपका न्यूमेरिकल बनेगा और आप लोगों को याद भी करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल अथवा विद्युत विभव उसके इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर के बराबर होता है। हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। और अगर आपको ई सेल निकालना पड़ जाए तो हमेशा कैथोड वाले में से एनोड माइनस कर दो। ये मैंने कैथोड लिख दिया, क्या करना है आपको, माइनस एनोड करना है। क्या करना है, एनोड, एनोड आपको क्या करना है, माइनस करना है। और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, उसका विद्युत विभव होगा या फिर वाहक बल। ये दोनों आपका सेम सेम पड़ जाएगा, ठीक है। बल्कि फिजिक्स में इन दोनों की परिभाषा अलग होती है थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। मान दोनों का, वैल्यू दोनों की क्या रहती है, बराबर रहती है। अब बात करते हैं सेल को प्रदर्शित करने की। सेल को प्रदर्शित करने के लिए आपको 2 पार्ट याद रखने पड़ेंगे। एक तो आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण, क्या याद करना पड़ेगा, एक तो आपका क्या होता है, ऑक्सीकरण भाग, और दूसरा आपका होता है अपचयन भाग। क्या होता है दूसरा, अपचयन भाग, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जब दोनों भाग आपके बनेंगे तो आपका ये पूरा क्या कर देंगे, सेल प्रदर्शित करेंगे। चलो मैं एक बात सोचता हूं, मैं एक बात आपसे पूछ लेता हूं कि अभी मैंने डैनियल सेल पढ़ा है, उसके अंदर हमारे पास एक जगह जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरी जगह हमारे पास क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इस सेल को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, इस सेल को आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जिंक का, हम दोनों का भी, कॉपर का भी सल्फेट के साथ में विलयन लेकर के चल रहे थे, जिंक का भी, तो हमारे पास क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीकरण भाग बनाना पड़ेगा। ऑक्सीकरण भाग कैसे बनेगा, जिंक था वो किस में गया, जिंक सल्फेट में गया, ठीक है। अब डबल लाइन आप यहां पर देंगे। उसके बाद फिर आपका क्या है, कॉपर सल्फेट। क्यों कॉपर सल्फेट था, क्योंकि देखो मैं अभी बताता हूं आपको, ये आपका क्या था 2 पॉजिटिव, ये आपका किस में गया, 0 में, सॉरी 0 था आपका 2 पॉजिटिव में चला गया। सल्फेट का माइनस होता है ना, ठीक है। अब ये आपका क्या था, 2 पॉजिटिव पहले से ही था, अब ये किस में जाएगा आपका, ये आपका जाएगा 0 में, क्योंकि 2 से 0 जा रहा है ना, ये आपका 0 में जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, अपचयन हो गया। क्या हो गया, अपचयन। ये आपका क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इस तरह हमारे पास ये जिंक कॉपर का पूरा सेल बन जाएगा। सेल का प्रदर्शन भी आपको पता होना चाहिए। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछ लिया गया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक ही इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है,
एक सिंगल होता है और इसके अंदर आपका ऑक्सीकरण भी हो जाता है और दूसरा इसके अंदर अपचयन भी होता है। बाकी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपके अंदर मतलब आपके पास कोई भी एक सेल है ना, तो उस सेल के अंदर दो होते हैं, एक पे आपका ऑक्सीकरण होगा, ठीक है, एक पे आपका क्या होगा, अपचयन होगा। लेकिन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपका एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है उसके अंदर अकेले में ही दोनों अभिक्रियाएं हो जाती हैं, दोनों अभिक्रियाएं क्या हो जाती हैं आपकी, हो जाती हैं। अब इसकी बात कर लेते हैं भाई ये होता क्या है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। किसका होता है भाई, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ी रहती है। प्लेटिनम ब्लैक की क्या रहती है, परत चढ़ी होती है। इसके निर्माण में प्लेटिनम धातु की एक पतली प्लेट को लेकर क्लोरो प्लेटिनम अम्ल में रखते हैं, फिर उसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं जिसके उसके ऊपर प्लेटिनम ब्लैक की परत चढ़ जाती है। मैं क्या करता हूं, इसको डायग्राम से समझाने की आप लोगों को कोशिश करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक मोलर विलयन लेंगे, क्योंकि यहां पर मानक है ना, मानक के लिए आप लोगों को याद रखना है, मानक के लिए आप लोगों को क्या लेना है, मोलर लेना है। और दूसरी बात टेम्परेचर लेना है स्टैंडर्ड, यानी 25 डिग्री सेल्सियस, अभी हमने ऊपर पढ़ा है ये, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा ये बीकर लेता हूं, ये मैंने बीकर ले लिया। मैं क्या कर लेता हूं, पहले इसके अंदर विलयन बना लेता हूं। विलयन मुझे क्या चाहिए, 1 मोलर चाहिए। और याद रखना इसके अंदर जो होता है हाइड्रोक्लोरिक का होता है, HCl। किसका होता है विलयन, हाइड्रोक्लोराइड का विलयन होता है। किसका होता है, हाइड्रोक्लोराइड का। क्लियर। और ये हमारे पास मैंने क्या किया, इसका विलयन ले लिया। अब विलयन लेने के बाद देखो इसके अंदर क्या बताया उसने बताया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। किसका होता है, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। तो मैंने क्या किया, ये आप लोगों का एक इलेक्ट्रोड ले लिया, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोड के अंदर ये आपका इलेक्ट्रोड हो गया है, ठीक है। इसी से तार बनेगी एक, और एक हमारे पास किससे बन जाएगी, विलयन से बन जाएगी, ठीक है। तो मैंने एक मोलर विलयन बना दिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पर ब्लैक की परत चढ़ानी पड़ेगी। किसकी, किस ब्लैक की, प्लेटिनम ब्लैक की। ये आपकी यहां पर इसके ऊपर कोटिंग लगी रहती है लास्ट में, और यही आपका चेंजर का काम करती है। जब आपका ऑक्सीकरण करेगी तो ऑक्सीकरण में चल जाएगी, और जब आपका अपचयन करेगी तो अपचयन में चली जाएगी। ये आपका गेम चेंज करती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लेटिनम ब्लैक की परत, प्लेटिनम ब्लैक की परत, ठीक है। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास हाइड्रोजन क्यों लिया, क्योंकि इसमें गैस भरी रहती है ना इस चैम्बर के अंदर। ये जो चैम्बर बनाया ना मैंने बाहर वाला, इस चैम्बर के अंदर गैस भरी रहती है। और कौन सी गैस रहती है, वो रहती है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन क्या रहती है, किस दाब पर रहेगी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि STP मानक आ रहा है ना तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर कौन सा रहेगा, मानक प्रेशर होता है 1 दाब। तो 1 दाब का, यानी 1 दाब हमारे पास क्या रहेगा, इसके अंदर वायुमंडलीय दाब रहेगा, और उसका इसके अंदर क्या रहेगा, प्रेशर रहेगा। उसके सिस्टम में ये काम करेगा, ठीक है। आप लोग है ना इसकी ज़्यादा मतलब अगर आपको डेफिनेशन डायरेक्टली याद करनी है और ये डायग्राम आपको देखना है तो जाकर के वेबसाइट पर वहाँ से आप इसको अच्छे से याद कर ले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपके दिमाग में नहीं सेटल हुआ है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे से आपको बताएंगे। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो रहा है, ठीक है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो भी हम वीडियो यहाँ पर आप लोगों को लेकर के आएंगे वो आप लोगों को यहाँ पर नोटिफिकेशन के साथ में मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को इस पार्ट के नोट्स चाहिए तो आप लोग है ना यहाँ पर जाकर के विद्युत रसायन में जाकर के इसको देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट ये वॉच कर लीजिएगा, हम न्यूमेरिकल के साथ में आप लोगों को पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।